साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ल्स डिकेंस को, और ये चार्ल्स डिकेंस के ऊपर एक बहुत ही रैपिड वीडियो होगा जिसमें हम जो भी बताएंगे वो बहुत तेज़ी से बताएंगे, क्योंकि 2 दिन बाद हमारा पीजीटी का एग्जाम है। तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इंपॉर्टेंट, यानी कि 1 लाइनर क्वेश्चन चार्ल्स डिकेंस के बारे में, वो सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ही चीज़ है कि व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस का पूरा नाम क्या है? तो चार्ल्स डिकेंस का पूरा नाम बताना है तो चार्ल्स जॉन हफहम डिकेंस। क्या है? चार्ल्स जॉन हफहम डिकेंस इनका क्या है? पूरा नाम है। दूसरा, डिकेंस वाज बॉर्न एट, डिकेंस का जन्म कहाँ हुआ? तो आपका आंसर होगा कहाँ पर? 1812 में लैंडपोर्ट में इनका जन्म हुआ और 1870 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिकेंस थे तो क्या थे? अपनी माता पिता की दूसरी संतान थे, यानी कि दी सेकेंड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डिकेंस फादर जॉन डिकेंस वाज, जो डिकेंस के पिता जॉन डिकेंस थे वो क्या थे? तो वो एक क्लर्क थे। इतना क्लियर हो गया साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि नेक्स्ट है कि व्हेन डिकेंस वाज 4 ईयर ओल्ड हिज फादर वाज ट्रांसफर टू। इसका अर्थ हुआ जब चार्ल्स डिकेंस 4 साल के थे तब उनके पिता का तबादला कर दिया गया था। तो कहाँ कर दिया गया था? तो उसका अर्थ है कैथम में। कहाँ? कैथम में इनका तबादला कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे विच प्लेस, कौन सा प्लेस प्रोड्यूस करता है द मोस्ट कॉन्गनियल मेलाइज फॉर डिकेंस के लिए। तो उन्होंने ये कॉन्गनियल मेलाइज क्या होता है? ये अनुकूल द्वेष के लिए बोलते हैं। तो किस स्थान ने डिकेंस के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल द्वेष पैदा किया? वो भी स्थान कौन सा था? हमारा कैथम था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा स्थान था जिसने प्रोड्यूस्ड किया द मोस्ट कॉन्गनियल मेलाइज फॉर डिकेंस, तो आपका आंसर क्या होगा? कॉन्गनियल मेलाइज के रूप में कैथम का आंसर आएगा। और अगला नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिकेंस गए टू गाइल्स स्कूल विद हिज एल्डर, यानी कि जो चार्ल्स डिकेंस थे वो अपने एल्डर के साथ में गाइल्स स्कूल में गए थे। तो वो कौन थी? एल्डर कौन थी वो? तो एल्डर सिस्टर थी, ध्यान रखना, अपनी बड़ी बहन के साथ में ये गाइल्स स्कूल में गए थे। नेक्स्ट अगला हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डिकेंस ने कहा डेट मीन्स कि आई वाज अ राइटर, मैं एक लेखक था, बिन अ मेयर बेबी बट एन एक्टर नेवर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये हुआ कि जो चार्ल्स डिकेंस थे उन्होंने एक बार कही थी कि मैं एक लेखक था जब मैं एक बच्चा था, लेकिन एक अभिनेता कभी नहीं था। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? नेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डिकेंस फॉर्मल एजुकेशन, जो डिकेंस की फॉर्मल एजुकेशन कम टू एन एंड व्हेन ही वाज। पूछा यह गया है कि जो चार्ल्स डिकेंस थे उनकी जो औपचारिक शिक्षा का अंत कब हुआ? तो जब ये 10 साल के थे तब इनकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी कम टू एन एंड, यानी कि इनकी फॉर्मल एजुकेशन का अंत हो गया था। क्लियर है? ये तो हमारा अगला हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिकेंस का परिवार है टू फेस करता है, सामना करता है पॉवर्टी का ड्यू टू हिज फादर्स। अब जो चार्ल्स डिकेंस थे उनका परिवार उनके पिता की वजह से गरीबी का सामना करना पड़ा था। तो किस लिए? क्योंकि उनके पिता की क्या, आपने जब चार्ल्स डिकेंस के बारे में पढ़ा होगा, तो जब उनके पिता की जो जॉब होती है जब वो चली जाती है तब इनके परिवार को पॉवर्टी का सामना करना होता है, यानी कि गरीबी का सामना करना होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि डिकेंस के परिवार को उसके पिता की वजह से गरीबी का सामना करना पड़ा था। तो क्यों करना पड़ा था? क्योंकि उनके पिता की नौकरी चली गई थी। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि डिकेंस फादर वाज अरेस्टेड, डिकेंस के पिता को अरेस्ट कर लिया गया था और सेंट टू भेज दिया गया था। तो जेल क्यों भेजा गया था? ये क्वेश्चन ध्यान बनाए रखना। ठीक है। डिकेंस के पिता को गिरफ्तार कर भेज दिया गया, कहाँ? जेल में। जेल में क्यों भेज दिया गया? क्योंकि ये कर्जदार बन गए थे, इन पर बहुत सारा कर्जा हो गया था, तो इसलिए डेप्टर लगाए, डेप्टर जेल में इनको भेजा गया था। तो सेंट टू डेप्टर जेल, यानी कि जो कर्ज ना देने वाला, जैसे हम लोग नहीं लोन लेते हैं तो अगर लोन ना दे पाओ तो बैंक वाले क्या कर देते हैं? हमारे जगह ज़मीन को कुर्की कर देते हैं या चीज़ को या ट्रैक्टर वगैरह को खींच करके ले जाते हैं। तो वही चीज़ है, डेप्टर जेल कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि जो चार्ल्स डिकेंस थे, डिकेंस वर्कड इन अ फैक्ट्री एज, यानी कि जो चार्ल्स डिकेंस थे उन्होंने कारखाने में किसके रूप में काम किया था? तो एक लेबल को चिपकाने के लिए पेस्ट करते थे ऑफ लेबल्स। जो बोतलें वगैरह कारखाने में नहीं हुआ करती थी फैक्ट्री में, तो उनकी जो बोतल्स होती थी उन बोतल्स पर लेबल चिपकाने का काम ये करते थे। तो पेस्टर ऑफ लेबल्स। और अगला क्वेश्चन हमारा है डिकेंस सेकेंड स्कूल वाज, डिकेंस का दूसरा स्कूल कौन सा था? तो दूसरे स्कूल का नाम बताए रखना कि उनका दूसरा स्कूल था जिसका नाम था बिलिंगटन
हाउस एकेडमी, क्या याद बनाए रखोगे, बिलिंगटन हाउस एकेडमी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिकेंस एट बिलिंगटन हाउस रोट, जब ये चार्ल्स डिकेंस बिलिंगटन हाउस में थे तब इन्होंने लिखा, तो क्या लिखा, शॉर्ट स्टोरीज को उस समय पर लिखा। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि डिकेंस फादर, डिकेंस के पिता, आफ्टर रिलीज होने के बाद वाज अ सक्सेसफुल टू। अब देखो जब डिकेंस के पिता जो बॉबी डिकेंस थे उनके लिए जब रिलीज हो गए, यानी कि जेल से इनको निकाल दिया गया, सॉरी जो जेल से निकल गए, मेरे कहने का मतलब ये जेल गए थे कर्ज ना चुका पाने के कारण, तो जेल से निकलेंगे भी, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि डिकेंस फादर आफ्टर रिलीज होने के बाद डिकेंस के पिता बाद सक्सेसफुल सफल हो गए टू गेट जॉब फॉर डिकेंस, यानी कि डिकेंस के लिए जो है नौकरी पाने में वो सफल रहे थे, बस इतना सा क्वेश्चन है। और अगला ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि डिकेंस फादर, डिकेंस के पिता गॉड सर्विस फॉर डिकेंस एट द ऑफिस ऑफ आ। तो जो डिकेंस के पिता थे, ध्यान से यहाँ पर बहुत क्लियर चीज़ें करने वाला हूँ मैं, जो डिकेंस के पिता को डिकेंस के लिए, चार्ल्स डिकेंस के लिए किस कार्यालय में सर्विस दिलाई थी उन्होंने, तो सॉलिसिटर के यहाँ, कहाँ नौकरी दिलवाई थी, सॉलिसिटर के यहाँ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चार्ल्स डिकेंस फेल इन लव, चार्ल्स डिकेंस फेल इन लव प्यार करने लगते हैं विद अ गर्ल, एक लड़की से, और कॉल्ड, उसका नाम क्या होता है। तो चार्ल्स डिकेंस को किस नाम की लड़की से प्यार हो गया था, तो उसका नाम होता है मारिया बीडनेल। क्या नाम होता है, मारिया बीडनेल। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चार्ल्स डिकेंस को किस नाम की लड़की से प्यार हो गया था, तो नाम उसका, उस लड़की का मारिया बीडनेल। और अगला क्वेश्चन हमारा है अ फ्रेंड ऑफ डिकेंस डिस्क्राइब्ड हिम टू बी अ बॉर्न, डिकेंस के एक मित्र ने उन्हें जन्म से क्या, एक एक्टर बताया। और जबकि डिकेंस क्या कह रहे थे, इससे पहले हमने क्वेश्चन क्या बताया था कि डिकेंस ने बचपन से अपने आप को कभी भी एक्टर नहीं माना बल्कि एक राइटर माना, लेकिन उनके दोस्त जो हैं, डिकेंस के एक मित्र ने उन्हें जन्म से क्या बताया, एक एक्टर ही बताया। इतना क्लियर है, दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है। दूसरा, पेन नेम याद रखना हर एक राइटर का, कि जो चार्ल्स डिकेंस थे वो कौन सा पेन नेम यूज करते थे। इसके बाद में जो है सभी के पेन नेम, जैसे कि ऐसे आप इलिया के नाम से कौन लिखता था, बॉज के नाम से कौन लिखता था, ठीक है, या बहुत सारे पेन नेम हैं, हर एक राइटर ने अपना अपना एक पेन नेम यूज किया है, तो उन सभी के पेन नेम जरूर याद बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि द पेन नेम ऑफ डिकेंस इज, डिकेंस का पेन नेम क्या था, क्योंकि हम लोग डिकेंस को चर्चा कर रहे हैं, तो उनका पेन नेम था बॉज। बॉज नाम से ये अपने एसेज को या जो भी वर्क हुआ करते थे उन वर्क को लिखा करते थे। इतना क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि बॉज जो था, बॉज वाज एक्चुअली द नेम ऑफ डिकेंस। ये बॉज एक्चुअली में किसका नाम था, वास्तव में डिकेंस का नाम था, नहीं, उनके भाई का, डिकेंस के भाई का नाम था क्या बॉज, उनके नाम पर ये कविताओं, ये अपने वर्क्स को लिखा करते थे। इतना क्लियर हो गया साथियों। नेक्स्ट हम अगला डिस्कस करेंगे कि हु सैड, किसने कहा, हु सैड, किसने कहा डिकेंस को डैट ही हैज़ द लाइफ एंड सोल ऑफ 50 ह्यूमन बींग्स। डिकेंस के बारे में किसने कहा कि उसके पास 50 मनुष्यों का जीवन और आत्मा है, तो ले हंट थे। वो कौन थे, ले हंट, ठीक है, ले हंट। अगला, डिकेंस स्केचेस बाय बॉज, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। बर फर्स्टली पब्लिश्ड इन, जो चार्ल्स डिकेंस की स्केचेस बाय बॉज थी वो सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुई थी, कौन सी मासिक पत्रिका में, तो मंथली मैगजीन में। किसमें, मंथली मैगजीन में ये प्रकाशित होती थी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा है डिकेंस बिलव्ड, डिकेंस प्यार करते थे, बिलव्ड प्रेमिका डिस्करेज्ड हिम टू बी अ राइटर ऑफ। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा, अच्छा है क्वेश्चन, कि जो डिकेंस की जो प्रेमिका थी, बिलव्ड थी, उन्हें किसका लेखक बनने के लिए हतोत्साहित किया था। तो जब ये स्टोरीज लिखा करते थे तो उनको लिखने के लिए इनकी बिलव्ड ने क्या करा, इनको डिस्करेज किया था, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन है हाउ मच रॉयल्टी, इनको कितनी रॉयल्टी मिलती थी डिकेंस को गेट फॉर हिज वर्क स्केचेस बाय बॉज। उन्होंने कहा कि जो डिकेंस को अपना जो वर्क था इनका स्केचेस बाय बॉज के लिए कितनी रॉयल्टी मिली, तो 150 पाउंड मिले थे, ठीक है, यानी कि 150 पाउंड की रॉयल्टी मिली थी। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट साथियों, अगला देखो क्या है हमारा अगला आएगा कि
दी फर्स्ट नॉवेल ऑफ डिकेंस, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो या तो किसी का बर्थ फर्स्ट पूछा जाएगा, लास्ट पूछा जाएगा, या बिल्कुल डिफरेंट होगा, जैसे 2 एक्ट प्ले होगा, 3 एक्ट प्ले होगा, या कोई एक ही, जैसे मान लीजिए बहुत सारे एसेज लिखे लेकिन उसने एक प्ले भी लिखा है। तो इस तरीके का जो डिफरेंट होता है ना, वो चीज़ें जरूर पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ से समझिएगा, ये फर्स्ट नॉवेल इनका जरूर याद बनाए रखना कि चार्ल्स डिकेंस का फर्स्ट नॉवेल कौन सा था। तो वो कौन सा था? पिकविक पेपर्स। कौन सा? पिकविक पेपर्स। अब आपको ये बताना है कमेंट करके कि पिकविक पेपर्स कब पब्लिश हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द इलस्ट्रेटर ऑफ द पिकविक पेपर। अच्छा, पिकविक पेपर के इलस्ट्रेटर कौन थे? जो पिकविक पेपर था उसके इलस्ट्रेटर कौन थे? तो सिमोर थी, ठीक है। अगला, डिकेंस मैरिड, डिकेंस ने शादी किससे की? तो कैथरीन से शादी की। किससे शादी की? कैथरीन से। अगला देखो, डिकेंस वाज, नेक्स्ट है कि डिकेंस वाज द रिपोर्टर ऑफ। डिकेंस जो है वो रिपोर्टर थे। काय में रिपोर्टर थे? ये इनका जरूर ध्यान बनाए रखना, इन्होंने रिपोर्टिंग काय में की थी चार्ल्स डिकेंस ने? तो मॉर्निंग क्रॉनिकल्स में। काय में रिपोर्टिंग की थी? मॉर्निंग क्रॉनिकल्स में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हु डिस्कैरेज्ड, किसने डिस्कैरेज किया? हतोत्साहित करना। जैसे नहीं, कभी कभी लोग होते हैं, कोई कुछ किसी की मदद कर भी रहा होता है तो वो उसको उसकी इतना क्रिटिसाइज करते हैं, इतना आलोचना करते हैं कि वो हतोत्साहित हो जाता है अपने अंदर से और वो कार्य करना छोड़ देता है उस चीज़ को। तो वही चीज़ है कि हु डिस्कैरेज्ड, किसने डिस्कैरेज किया हिज स्टूडेंट टू रीड पिकविक पेपर्स, यानी कि जो पिकविक पेपर पढ़ने के लिए अपने छात्रों को किसने हतोत्साहित किया था? तो थॉमस थे। वो कौन थे? थॉमस, द हेड मास्टर ऑफ रग्बी स्कूल, रग्बी स्कूल के ही हेड मास्टर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, पिकविक पेपर्स वर सीरियसली पब्लिश्ड इन, जो सीरियल से जो है काय में पब्लिश हुए थे पिकविक पेपर, आपको ये बताना है। तो ये सीरियल से कहाँ पब्लिश हुए थे पिकविक पेपर? 20 पार्ट में। कितने पार्ट में? ये जरूर ध्यान बनाए रखना, कितने पार्ट्स में आया था पिकविक पेपर सीरियल से? सीरियल से मतलब एपिसोड के रूप में ये पब्लिश हुए थे, ठीक है, 20 पार्ट में। और अगला नेक्स्ट, पिकविक पेपर्स वर द पोस्थमस पेपर्स ऑफ दी, यानी कि पिकविक पेपर किसके मरणोपरांत के पेपर थे? तो पिकविक क्लब। किसके? पिकविक क्लब। हु वाज द ऑथर ऑफ पिकविक क्लब, पिकविक क्लब के लेखक कौन थे? तो ली हंट थे। हु रोड दी नॉवेल्स ओलिवर ट्विस्ट द डेविड कॉपरफील्ड, यानी कि यहाँ पर इसका अर्थ हुआ ओलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपरफील्ड उपन्यास किसने लिखे? इन दो उपन्यास को ध्यान बनाए रखना, एक ओलिवर ट्विस्ट को ध्यान बनाए रखना, क्योंकि ये दोनों ही इनके जो नॉवेल हैं वो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। डेविड कॉपरफील्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों नॉवेल्स किसने लिखे? क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये दोनों नॉवेल्स हमारे चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखे गए और इनकी पब्लिशिंग डेट भी आपको ध्यान बनाए रखना है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आज हमको डिस्कस करना है। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, डिकेंस वेंट ऑन टूर ऑफ अमेरिका एंड कनाडा विद हिज। तो जो डिकेंस थे अपने साथ अमेरिका और कनाडा के दौरे पर गए थे। तो किसके साथ गए थे? किसको अपने साथ ले गए थे? तो अपनी वाइफ, अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले गए थे। इतना क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु है चार्ज, किसने चार्ज किया? हु है चार्ज, किसने आरोप लगाया डिकेंस पर विद वल्गैरिटी इन लिटरेचर में? देखो, वल्गैरिटी का, लिटरेचर में वल्गैरिटी का आरोप किसने लगाया? ये वल्गैरिटी क्या होती है? अश्लीलता के लिए बोलते हैं कि डिकेंस पर साहित्य में अश्लीलता का आरोप किसने लगाया था? तो बोल थे एल्डस हेक्सले। एल्डस हेक्सले, ठीक है। इन्होंने चार्ल्स डिकेंस के ऊपर ये आरोप लगाया कि वल्गैरिटी इन लिटरेचर का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट, अगला क्या कहता है हमारा कि डिकेंस का जो डेविड कॉपरफील्ड है वो कंटेन्स रखता है अ ग्रेट डील ऑफ, किस? ऑटोबायोग्राफिकल मटेरियल। ये ध्यान बनाए रखिएगा कि चार्ल्स डिकेंस के डेविड कॉपरफील्ड में बहुत कुछ है। तो किसकी झलक दिखती है? तो वो ऑटोबायोग्राफिकल सामग्री जो है, मटेरियल जो है, वो उसकी झलक दिखती है, क्योंकि इनके जो ज़्यादातर राइटर हुआ करते थे उनमें उनके खुद के जीवन की झलक देखने को मिलती है। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर, कौन लेखक है ऑफ द नॉवेल? निकोलस निकलबाई, इंपॉर्टेंट, एंड द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरीके के हमारे क्वेश्चन पीजीटी में पूछे जाएंगे कि निकोलस निकलबाई और द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप उपन्यास यानी कि नॉवेल के लेखक कौन है? तो वो कौन है? चार्ल्स डिकेंस है, आंसर हमारा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डिकेंस सेपरेटेड, डिकेंस को अलग कर दिया गया फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, आफ्टर 20 ईयर ऑफ मैरिज, यानी कि डिकेंस अपनी पत्नी से अलग होने के बाद
शादी के 20 साल, कितने साल बाद अलग हो गए? 20 ईयर्स ऑफ मैरिज, आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ मैरिज। तो दोनों को एक साथ मिला करके पढ़िए, पूरा स्टेटमेंट समझ आ जाएगा। डिकिंस सेपरेटेड, डिकिंस अलग हो गए फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ मैरिज, शादी के 20 साल बाद। आंसर क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, डिकिंस को हुआ था, तो डिकिंस, अगला क्वेश्चन है डिकिंस हैड, क्या क्वेश्चन है? डिकिंस हैड, तो डिकिंस के कितने बच्चे थे? 10 चिल्ड्रन, ठीक है। कितने बच्चे थे? 10 बच्चे थे चार्ल्स डिकिंस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बर्नाबी रोज, क्या है? बर्नाबी रोज बाय डिकिंस इज, जो डिकिंस का अब बर्नाबी रोज है वो किसके द्वारा लिखा गया? ये एक, सॉरी किसके द्वारा नहीं लिखा गया है, बाय डिकेंस, डिकेंस के द्वारा तो लिखा ही गया है बर्नाबी रोज, ठीक है। बर्नाबी रोज ये भी पढ़ सकते हो। तो ये है क्या? क्वेश्चन ये पूछा गया, तो ये एक हिस्टोरिकल नॉवेल है। क्या है? हिस्टोरिकल नॉवेल है। अगला क्वेश्चन, हु रोड, किसने लिखा द नॉवेल? नॉवेल को हार्ड टाइम और लिटिल डोरिट। यहाँ पर फिर से चार्ल्स डिकेंस के दो नॉवेल्स का नाम आया है कि हार्ड टाइम और लिटिल डोरिट उपन्यास किसने लिखे? तो वो भी किसने लिखे? चार्ल्स डिकेंस ने, ठीक है। इससे ऊपर भी 2 उपन्यास का जिक्र हुआ और फिर से 2 उपन्यास। इस तरीके से आपके क्या है, सभी वर्क धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे। बाकी तैयार सब होगा, ये तो एक खाली रैपिड रिवीजन वीडियो आज दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको सारा रिवीजन हो जाए। हु रोड, किसने लिखा द नॉवेल आ क्रिसमस कैरोल एंड ब्लेक हाउस? आ क्रिसमस कैरोल और ब्लेक हाउस उपन्यास को किसने लिखा? वो भी किसने लिखा? चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। हु रोड, किसने लिखा नॉवेल्स मार्टिन चुज़लविट एंड अ टेल ऑफ टू सिटीज? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ये पूछा जाता है अ टेल ऑफ टू सिटीज, इसमें 2 शहर कौन से हैं? लंदन और पेरिस, ध्यान बनाए रखिएगा, ठीक है। तो ये डिकेंस का है, क्या है ये? मार्टिन चुज़लविट और अ टेल ऑफ टू सिटीज दोनों किसने लिखे? किसने लिखे? चार्ल्स डिकेंस ने, ठीक है। और अगला हम लोग डिस्कस करेंगे कि डॉम्बे एंड सन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉम्बे एंड सन, हु रोड, किसने लिखा द नॉवेल? मार्टिन चुज़लविट, और ये तो अच्छा बता दिया हमने। अगला क्या है? हु इज द राइटर, कौन लेखक है द नॉवेल? सॉरी, डॉम्बे एंड सन, बॉम्बे याद आ रहा है, डॉम्बे, क्या? डॉम्बे एंड सन, ये भी किसने लिखा है? तो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। डिकेंस लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल, डिकेंस ने अपना अंतिम नॉवेल जो कंप्लीट किया था उसका नाम क्या था? आवर म्यूचुअल फ्रेंड। क्या नाम था? आवर म्यूचुअल फ्रेंड। तो द मर्डर ऑफ नैन्सी बाय बिल साइक्स अकर्स इन विच डिकेंस नॉवेल? क्वेश्चन हमारा ये है, बिल साइक्स द्वारा नैन्सी की हत्या डिकेंस के किस उपन्यास में हुई थी? फिर रिपीट कर देता हूं, बिल साइक्स द्वारा नैन्सी की हत्या की जाती है। डिकेंस का एक नॉवेल है जिसमें नैन्सी की हत्या कर दी जाती है, और कौन से कैरेक्टर के द्वारा? बिल साइक्स के द्वारा। तो वो नॉवेल कौन सा है, ये आपको आंसर करना है। तो वो ओलिवर ट्विस्ट में होता है ऐसा, किसमें? ओलिवर ट्विस्ट में। अब आगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, मृत्यु के समय डिकेंस थे वर्किंग, काम कर रहे थे ऑन हिज नॉवेल। यानी कि जब चार्ल्स डिकेंस की मृत्यु होने वाली थी, उन्हें जो मृत्यु के, ये कह सकते हो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर, ठीक है, उस समय ये कौन से नॉवेल पर वर्क कर रहे थे, और यही नॉवेल इनका अधूरा नॉवेल भी रह गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए कि अनफिनिश्ड नॉवेल इनका कौन सा था चार्ल्स डिकेंस का? तो द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। कौन सा था? द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, याद रहेगा ये। अपनी मृत्यु के समय डिकेंस अपने एक उपन्यास पर काम कर रहे थे, उस उपन्यास का क्या नाम था? एडविन, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डिकेंस वाज बरीड एट, डिकेंस को बरीड किया गया, दफनाया गया, तो कहाँ डिकेंस को दफनाया गया? वेस्टमिंस्टर एबे में। कहाँ? वेस्टमिंस्टर एबे में। और अगला क्वेश्चन है द थीम ऑफ डिकेंस नॉवेल, डिकेंस के नॉवेल की थीम क्या है? ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज, क्या है? मनी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिकेंस के उपन्यास ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का जो विषय है उसका मुख्य थीम क्या है, तो क्या बताओगे? मेन थीम मनी। और अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट, डिकेंस वाज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन, जो डिकेंस होते हैं मुख्य रूप से रुचि थी उनकी काय में, तो जो अपने नॉवेल्स वगैरह लिखा करते थे उनके चरित्र में, कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्टेड होते थे। दूसरा, व्हाइल इन लंदन में रहते हुए, ओके, डिकेंस फ्रिक्वेंटली, डिकेंस प्राय चले जाते हैं, बेन टू, कहाँ चले जाते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, सॉरी, चले कहाँ नहीं चले जाते हैं, अक्सर जाते हैं। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर। थोड़ा मैं क्वेश्चन की हिंदी फिर से अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। जब ये चार्ल्स डिकेंस लंदन में रह रहे थे, यानी कि लंदन में रहते हुए डिकेंस अक्सर जाते थे, तो कहाँ जाते थे? थिएटर में, ठीक है। इसीलिए तो इनके एक दोस्त ने इनको कहा था कि आप हीरो किस श्रेणी में रखा था, ठीक है, जबकि इन्होंने कभी भी अपने आप को एक अभिनेता नहीं माना। अगला, डिकेंस अर्ली नॉवेल्स आर प्योरली, क्या थे?
एपिसोडिक। एपिसोडिक का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे आप लोग तुमने देखा होगा बहुत सारे सीरियल आते हैं हमारे, वो एपिसोड के रूप में आते हैं, तो इनकी पटकथा पहले तो कहीं ना कहीं लिखी जाती होगी, तभी तो ये सीरियल के रूप में कि जैसे शक्तिमान पहले आया करता था हमारे ज़माने में, बहुत चाहे अब भी आता हो चैनल पर, तो शक्तिमान क्या है, नेक्स्ट एपिसोड, तो वो सीरियल के रूप में क्या आता था। अगला हमारा नेक्स्ट है कि डिकेंस ने महसूस किया ऑफेंडेड व्हेन द एब्सेंट ऑफ विच वाज पॉइंटेड आउट हिज। देखिए हिज नॉवेल, इसका अर्थ क्या हुआ पहले ये समझ लो, इसे समझना जरूरी है कि डिकेंस को तब बुरा लगा जब उनके उपन्यासों में जो बताया गया था उसका अभाव था। फिर रिपीट कर रहा हूं, डिकेंस को तब बुरा लगा जब उनके उपन्यासों में जो बताया गया था उसका अभाव था। तो अब देखो क्या बताया गया था, द एब्सेंस ऑफ फॉर्म, ठीक है, एब्सेंस मीन्स होती है अनुपस्थिति ऑफ फॉर्म, तो ये था इसका क्लियर रूप। अगला क्वेश्चन देखिए, हु सेड, किसने कहा डिकेंस के बारे में, मे नॉट कंस्ट्रक्ट हिज स्टोरी वेल बट ही टेल्स इट एडमायरेबली। किसने कहा, डेविड सेसिल ने। किसने कहा कि डिकेंस अपनी कहानी को अच्छी तरह से नहीं बना सकते हैं लेकिन वह इसे शानदार तरीके से फिर भी बताते हैं। कहते हैं कहानी भले ही अच्छी ना हो, गीत भले ही अच्छा ना हो, लेकिन अगर लय अच्छी होती है, आवाज़ अच्छी होती है और नरेट करने का तरीका अच्छा होता है तो डेफिनेटली वो चीज़ क्या हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। तो ऐसा ही बोला था, किसने बोला था, तो एक राइटर थे डेविड सेसिल ने, ठीक है। डेविड सेसिल ने इनके बारे में कहा था कि डिकेंस अपनी कहानी को अच्छी तरीके से नहीं बना सकते लेकिन वह इतने शानदार और इफेक्टिव तरीके से बताते हैं कि जो रीडर होते हैं वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उनको सुन करके। अगला क्वेश्चन, डिकेंस इज मोस्ट एडमायरेबल फॉर हिज। डिकेंस उनके लिए सर्वाधिक प्रशंसनीय है, एडमायरेबल किसके लिए जाना जाता है ये समझ लीजिएगा। डिकेंस को सबसे ज़्यादा किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो अपने एसेंट्रिक कैरेक्टर्स के लिए, सनकीपन के लिए, ठीक है। एसेंट्रिक का मतलब होता है एसेंट्रिस का मतलब होता है सनकीपन, ठीक है। व्हाट इज कंसिडर्ड द सोल ऑफ डिकेंस नॉवेल। उन्होंने कहा डिकेंस के जो नॉवेल होते थे यानी कि उपन्यासों की आत्मा किसको माना गया है, तो किसको, ह्यूमर को, ठीक है। डिकेंस फीमेल कैरेक्टर आर, डिकेंस का फीमेल कैरेक्टर आर कैसे हैं, फीवल। फीवल का मतलब होता है कमज़ोर। इनके जब भी डिकेंस के आप नॉवेल्स को पढ़ोगे तो आपको उसमें जो फीमेल कैरेक्टर रखे जाते हैं तो वो मेल, जैसे मेल डोमिनेट हैं या फीमेल डोमिनेटेड कैरेक्टर हैं, तो उसमें जिनके जो फीमेल कैरेक्टर होते थे वो फीवल होते थे। फीवल का मतलब होता है कमज़ोर, वीक कैरेक्टर होते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं होते थे। मेल डोमिनेट सोसाइटी को लेकर के ये ज़्यादातर चीज़ों को लिखा करते थे, ठीक है। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिकेंस को अगला क्वेश्चन है कि डिकेंस फीमेल कैरेक्टर आर, फीवल ये तो हो गया आपका। हु डिस्क्राइब, किसने डिस्क्राइब किया डिकेंस के कैरेक्टर को एज फ्लैट, तो वो भी डेविड सेसिल ही थे। डिकेंस के कैरेक्टर को फ्लैट कैरेक्टर, अब फ्लैट कैरेक्टर के बारे में, राउंड कैरेक्टर है, फ्लैट कैरेक्टर है, इनके बारे में आप तो जानते ही होंगे। फ्लैट कैरेक्टर वो कहलाते हैं जो शुरुआत से लेकर के अंत तक एक जैसे बने रहते हैं, तो वो कौन थे, डेविड सेसिल थे हमारे, ठीक है। द डिकेंस का वर्ल्ड इज अ बुक रिटन बाई, तो डिकेंस वर्ल्ड इज अ बुक रिटन बाय किसके द्वारा, हैम्फ्रे हाउस। द डिकेंस वर्ल्ड एक ये है, ये एक बुक का नाम है, ठीक है। यहाँ पर फिर रिपीट कर देता हूँ, ये क्या है, एक बुक का नाम है, द डिकेंस वर्ल्ड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा लो क्योंकि इस तरीके से सवाल जरूर पूछे जाते हैं पीजीटी में, ठीक है। द डिकेंस वर्ल्ड इज अ बुक रिटन बाय, जो डिकेंस के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई, द डिकेंस वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसका नाम बताना है, तो हैम्फ्री हाउस। किसके द्वारा, हैम्फ्री हाउस के द्वारा इसको लिखा गया, ठीक है। और अगला हम लोग डिस्कस करेंगे, डिकेंस हैड अ नेचुरल गिफ्ट फॉर होमली पाथ। इसमें क्या है कि डिकेंस के पास घरेलू के लिए एक प्राकृतिक उपहार था, तो इसका क्या है, पाथोस। डिकेंस हैड अ नेचुरल गिफ्ट फॉर होमली, तो इसका अर्थ क्या होगा, आंसर पाथोस, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला नेक्स्ट है, हु रोड, किसने लिखा टू डिकेंस के लिए, डेट ही हैड क्राइड एंड सॉब्ड ओवर द डेथ ऑफ पाउल।
यानी कि डिकेंस को किसने लिखा कि भाई पॉल की मौत पर रोया और रोया, बहुत रोया। डेट मीन्स वो थे हमारे लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। पिप इज आ पैथेटिक कैरेक्टर होगा, कैसा होगा? ग्रेट एक्सपेक्टेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका ग्रेट। देखो डेविड कॉपरफील्ड और ग्रेट एक्सपेक्टेशन ये दो नॉवेल इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। पैथेटिक कैरेक्टर है कौन? पिप। अगला देखो नेक्स्ट, डिकेंस अबाउट विच ऑफ हिज नॉवेल्स राइट ऑफ ऑल माई बुक्स आई लाइक दिस द बेस्ट, डेविड कॉपरफील्ड। क्या आएगा? डेविड कॉपरफील्ड। इसको जरा एक बार समझ लीजिएगा। डिकेंस अपने किस उपन्यास के बारे में लिखते हैं? मेरी सभी पुस्तकों में से मुझे ये सबसे अच्छी लगती है। फिर रिपीट कर देता हूँ, डिकेंस अपने किस उपन्यास के बारे में लिखते हैं कि मेरी सभी पुस्तकों में से मुझे यह सबसे अच्छी लगती है। ऑफ ऑल माई बुक्स आई लाइक दिस द बेस्ट। तो वो था डेविड कॉपरफील्ड और ये पीजीटी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ में कि डिकेंस हैड अ लव अफेयर। डिकेंस का एक लव अफेयर होता है विद अ लंदन एक्ट्रेस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो डिकेंस का लंदन की एक अभिनेत्री होती हैं, उनके साथ एक लव अफेयर होता है, प्रेम प्रसंग था। उनका नाम बताना है आपको, तो मैं नाम पहले ही बता देता हूँ, एलन टर्नर, ठीक है। एलन टर्नर नाम था डेट अफेक्टेड हिज फैमिली लाइफ, जिसने उनके पारिवारिक जीवन को प्रभावित किया था, बल्कि उनके खुद के जीवन को भी प्रभावित किया था। एलन टर्नर से इनको प्रेम हो गया था चार्ल्स डिकेंस को। अगला ओलिवर ट्विस्ट। नेक्स्ट, ओलिवर ट्विस्ट हाईलाइटेड द प्रॉब्लम ऑफ। यहाँ पर यह बोला गया है कि इनका जो वर्क ओलिवर ट्विस्ट है ने इनकी समस्याओं पर प्रकाश, कौन सी किसकी समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं, यानी कि किस पर आधारित ये नॉवेल लिखा गया है? तो गरीब शहर के बच्चों पर आधारित ये नॉवेल लिखा गया है, पुअर सिटी चिल्ड्रन, ठीक है। हु आस्क, कौन कहता है? हु आस्क द वर्क हाउस मास्टर प्लीज सर आई वांट सम मोर। तो यहाँ पर वर्क हाउस मास्टर से कौन पूछता है? हु आस्क द वर्क हाउस मास्टर प्लीज सर। अब समझिएगा, प्लीज सर वर्क हाउस मास्टर से कौन पूछता है? प्लीज सर मुझे कुछ और चाहिए। ये कौन पूछता है? ओलिवर पूछता है। मुझे कुछ और चाहिए, ये कौन पूछता है? ओलिवर पूछता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा होगा नेक्स्ट, इन विच नॉवेल, कौन से नॉवेल में डिड डिकेंस ने डिस्क्राइब किया रियलिस्टिकली द सोसाइटी ऑफ हिज टाइम बट विद अ फेथ एंड ऑप्टिमिज्म। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है कि किस उपन्यास में डिकेंस ने अपने समय के समाज का वास्तविक रूप में वर्णन किया है लेकिन विश्वास और आशावाद के साथ? तो वो कौन था? डेविड कॉपरफील्ड। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, अगर टफ लगे ये क्वेश्चन, इसकी लैंग्वेज टफ लगे तो समझिए इस सरल भाषा में कि किस उपन्यास में डिकेंस ने अपने समय के जो कंटेम्प्रेरी टाइम चल रहा था, यानी कि उस समय का जो समाज था कि समाज का वास्तविक रूप से रियलिटी का उन्होंने जिक्र किया है, रियलिटी का वर्णन किया है, लेकिन विश्वास और आशावाद के साथ, बड़े विश्वास और आशा के साथ। तो वो किस में रियलिटी का? तो इनके डेविड कॉपरफील्ड में। और डेविड कॉपरफील्ड इनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, ध्यान बनाए रखना। डिकेंस एक्सप्रेसेस करते हैं ड्यूरिंग हिज स्टे इन अमेरिका वर नेम्ड एज। तो अमेरिका में रहने के दौरान डिकेंस के अनुभवों को क्या नाम दिया गया? जब चार्ल्स डिकेंस अमेरिका में रह रहे थे तो इन्होंने अपने जितने भी अनुभव थे सभी अनुभवों को एक डायरी पर लिखा, उनका नोट्स बना लिया। अर्थात तभी जो अमेरिका में रहने के दौरान उस समय जितना भी वहाँ पर समय या टाइम स्पेंड किया था, उस समय इनको जो भी अनुभव हुआ था वो सब लिख डाले। लिखने के बाद में उसको क्या नाम दिया गया? क्वेश्चन ये है, ठीक है। वर नेम्ड एज तो नाम दिया गया था उसको अमेरिकन नोट्स करके नाम दिया गया था, ठीक है। द सेल ऑफ हिज नॉवेल द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप रीच्ड। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि उनके उपन्यास द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप जो है सबसे ज़्यादा सेल हुई थी तो कितनी? 1 लाख पाउंड की, 1 लाख पाउंड, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बिका है इनका नॉवेल। द सेल ऑफ हिज नॉवेल द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप रीच पहुँच गई थी। तो इस नॉवेल की जो बिका था तो इसकी रकम कितनी पहुंच गई थी? 1 लाख पाउंड, ठीक है, 1 लाख पाउंड साथियों। और अगला देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है हु सेड, किसने कहा अबाउट डिकेंस के बारे में, द मेन रिकॉर्डेड ऑफ एज, ओके, कन्विवियलिटी एज एग्जिटिंग। तो ये कौन थे? लियोनियल ट्रेलिंग,
और अगला क्वेश्चन है हमारा, हु रोड किसने लिखा दी बुक को चार्ल्स डिकेंस की हिज ट्रेजेडी एंड ट्रम्प, तो एडगर जॉनसन ने। नेक्स्ट, डिकेंस ने प्रोजेक्टेड किया अ पेपर को द डेली न्यूज़ फ्रॉम, कहाँ से, इंग्लैंड से। और नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मैनी डेज, कितने दिनों के बाद डिकेंस रिजाइन कर दिया एज एन एडिटर फ्रॉम द डेली न्यूज़। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इसको कि डेली न्यूज़ से डिकेंस ने कितने दिनों के बाद रिजाइन किया था, तो 17 दिन तक ही नौकरी की थी और इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया था, रिजाइन कर। कितने दिनों के बाद डिकेंस ने डेली न्यूज़ के संपादक के पद से इस्तीफा दे दिया, तो 17 दिन, बस इतना क्वेश्चन ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डिकेंस का स्वास्थ्य बाद फॉलिंग बाय दी। डिकेंस के स्वास्थ्य किसके द्वारा विफल हो रहा था, यानी कि कब बहुत ज़्यादा खराब होने लगा डिकेंस का, कौन से सन में, तो लगभग मिड 1860 में इनका स्वास्थ्य जो है वो खराब होने लगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिकेंस फाउंडेड अ वीकली मैगजीन नेम्ड। डिकेंस ने एक साप्ताहिक पत्रिका की स्थापना की जिसका नाम क्या था, तो हाउस होल्ड वर्ड, ध्यान बनाए रखना, क्या था, हाउस होल्ड बर्ड्स। अगला, डिकेंस नॉवेल हार्ड टाइम अपीयर्स इन, जो डिकेंस का नॉवेल हार्ड टाइम था वो किस में छपा, तो वो छपा था साप्ताहिक इंस्टॉलमेंट में, यानी कि वीकली इंस्टॉलमेंट में इसको छापा गया था। अगला, हु डिस्क्राइब्ड, किसने डिस्क्राइब किया हार्ड टाइम को बाय डिकेंस एज अ वर्क ऑफ जीनियस। डिकेंस के हार्ड टाइम को जीनियस, वर्क ऑफ जीनियस किसने बताया, तो किसने बताया, एफ.आर. लेविस ने। किसने बताया, एफ.आर. लेविस ने। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, हु सेड, किसने कहा अबाउट हार्ड टाइम के बारे में, डैट की इट शुड बी स्टडीड, इसको पढ़ा जाना चाहिए बाय पर्सन्स के द्वारा इंटरेस्टेड इन लोकल क्वेश्चंस, तो वो थे हमारे जॉन रस्किन। कौन थे, जॉन रस्किन। ठीक है। अगला, हार्ड टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आएगा कि हार्ड टाइम जनरली मीन्स अ पीरियड ऑफ, अब हार्ड टाइम की बात कर लेते हैं, तो इसमें देखो का आम तौर पर मतलब होता है कि स्लम्प या डिप्रेशन। हार्ड टाइम जनरली मीन्स अ पीरियड ऑफ स्लम्प और डिप्रेशन का, यानी कि स्लम्प और डिप्रेशन कह सकते हो, अवसाद नहीं होता है वही चीज़। अगला हम कहते हैं कि डिकेंस के पिता को गिरफ्तार कब किया गया था दोस्तों, डिकेंस फादर वाज अरेस्टेड फॉर कब नॉट पेइंग द डेब्ट। ठीक है। डिकेंस के पिता को गिरफ्तार किया गया था, क्यों किया गया था, क्योंकि उनके पिता ने कर्ज को नहीं चुका पाए। अगला, हाउ मच वाज डिकेंस पेड, डिकेंस को कितना पेड किया जाता था व्हेन ही वर्कड इन अ फैक्ट्री, जब वो फैक्ट्री में काम करता था, एट द एज ऑफ 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 12 वर्ष की उम्र में एक कारखाने में काम करने पर चार्ल्स डिकेंस को कितना पेड किया जाता था, उसको कितना सैलरी मिलता था, कितना भुगतान मिलता था, कितना मेहनताना दिया जाता था, तो सिर्फ और सिर्फ 6 सीलिंग अ वीक, एक सप्ते में सिर्फ 6 सीलिंग मिलती थी। व्हाट डिड डिकेंस टीच हिमसेल्फ, ओके, डिकेंस ने खुद को क्या सीखा, तो शॉर्ट हैंड अपने आप से इन्होंने सीखी थी। शॉर्ट हैंड का मतलब होता है आंसू लिपि, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, आंसू लिपि, शॉर्ट हैंड, बहुत सारे एग्जाम में भी इसको मांगा जाता है, जब भी आप कोई एग्जाम वगैरह देने जाते हैं, एसएससी में भी मांगते हैं, तो शॉर्ट हैंड। अगला, किस अखबार के लिए, फॉर विच न्यूज़पेपर, कौन से अखबार के लिए डिकेंस ने रिपोर्टेड किया पार्लियामेंट्री डिबेट्स को। ठीक है, तो मिरर ऑफ जजमेंट, किस अखबार के लिए चार्ल्स डिकेंस ने संसदीय बहस की सूचना दी, तो वो क्या था, मिरर ऑफ जजमेंट। और अगला क्वेश्चन है, इन 1832 व्हाट डिड चार्ल्स डिकेंस नियरली बिकम, ओके, प्रोफेशनल एक्टर, क्या बन गए थे, प्रोफेशनल एक्टर बन गए थे। ठीक है, 1832 में चार्ल्स डिकेंस लगभग बन गए थे, तो पेशेवर अभिनेता बन गए थे 32 में। आखिर इन्होंने अपने प्रोफेशन, जो इनके दोस्त इनको कहा करते थे, उसी प्रोफेशन को अपना लिया। तो कब अपनाया, 1832 में। अगला, विच एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द वर्क ऑफ डिकेंस, कौन सा एडजेक्टिव डिकेंस के वर्क का वर्णन करता है, तो डिकेंसियन। कौन सा, डिकेंसियन। विच ऑफ डिकेंस नॉवेल वाज द फर्स्ट विक्टोरियन नॉवेल टू फीचर ए चाइल्ड प्रोटोगेनिस्ट। ठीक है, उन्होंने ये बताया है कि डिकेंस का कौन सा उपन्यास चाइल्ड प्रोटोगेनिस्ट, चाइल्ड प्रोटोगेनिस्ट का मतलब होता है जो बच्चा, कोई हीरो हो, उसका नायक हो, को चित्रित करने वाला पहला विक्टोरियन नॉवेल कौन सा था, तो वो था ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट में इसको दर्शाया गया था, किसमें, ओलिवर ट्विस्ट में, ध्यान बनाए रखना। ठीक है। अगला, विच ऑफ डिकेंस वर्क वाज द फर्स्ट टू प्रोपेल हिम टू फेम, डिकेंस की कौन सी कृति, मैं फिर हिंदी बोलता हूँ, विच ऑफ डिकेंस वर्क, यानी कि डिकेंस के कौन सी कृति या कौन सा वर्क वाज द फर्स्ट
पहला था, सबसे पहला उन्हें प्रसिद्धि दी। टू प्रोपेल का मतलब टू प्रोपेल हिम टू फेम, यानी कि प्रोपेल का मतलब प्रेरित करती थी, या तो हम ये कह सकते हैं पूरे क्वेश्चन का अर्थ ऐसे निकालोगे कि डिकेंस की कौन से वर्क ने सबसे पहले उन्हें प्रसिद्धि के लिए प्रेरित किया, तो दी पिकविक पेपर ने। कौन सा? पिकविक पेपर एक ऐसा वर्क था जिसने डिकेंस को लगभग वहाँ से जब ये पब्लिश हुआ था तो यहाँ से चार्ल्स डिकेंस को लोग जानना शुरू कर दिए थे। ठीक है, अगला, व्हाट पब्लिशिंग ट्रेंड डिड डिकेंस पायनियर। व्हाट पब्लिशिंग ट्रेंड डिड डिकेंस पायनियर, डिकेंस ने किस पब्लिशिंग ट्रेंड को, यानी कि किस प्रकाशन की प्रवृत्ति को ट्रेंड किया, पायनियर किया, सबसे पहले अग्रणी बनाया, तो वो थे उनके सीरियलाइज्ड नॉवेल, इनके जो सीरियल से नॉवेल जितने भी पब्लिश होते थे उनके लिए। ठीक है, अगला, विच पीटर कैरी नॉवेल वाज इंस्पायर्ड बाय ग्रेट एक्सपेक्टेशन, तो यहाँ पे कौन सा पीटर कैरी उपन्यास ग्रेट एक्सपेक्टेशन से प्रेरित था, तो जैक मैक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन हमारा कि विच एपिसोड वुड यू नीड अ हार्ट ऑफ स्टोन नॉट टू लाफ एट अकॉर्डिंग टू ऑस्कर वाइल्ड। इसका अर्थ हुआ कि ऑस्कर वाइल्ड के अनुसार आपको किस प्रकरण पर हंसने के लिए पत्थर के दिल की आवश्यकता होगी। ऐसा कौन सा एपिसोड था जिस पर हंसने के लिए तुमको पत्थर के दिल की जरूरत होगी, स्टोन नॉट टू लाफ एट अकॉर्डिंग टू ऑस्कर वाइल्ड के अनुसार, तो वो था द डेथ ऑफ द प्योर एंड इनोसेंट लिटिल नेल। कौन सा? द डेथ ऑफ द प्योर एंड इनोसेंट लिटिल नेल। ठीक है, ये वाला। और अगला हम लोग डिस्कस करेंगे कि विच राइटर, कौन सा राइटर लेटर बाद में फ्रेंड बन जाता है डिकेंस का, अप्लाइड अनसक्सेसफुली फॉर द जॉब ऑफ इलस्ट्रेटर ऑन द पिकविक पेपर्स। किस लेखक ने डिकेंस के बाद के मित्र ने द पिकविक पेपर्स पर चित्रकार की नौकरी के लिए असफल आवेदन किया था, वो थे थैकरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, हु डिस्क्राइब, कौन डिस्क्राइब करता है डिकेंस को एज हैविंग अ लार्ज लविंग माइंड एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंपैथी विद द पुअर क्लासेस, तो वो थी हमारी क्वीन विक्टोरिया। यानी कि किस लेखक ने, अगला देखो, किसने डिकेंस को एक बड़ा प्यार दिया, यानी कि बड़ा प्यार करने वाला दिमाग और गरीब वर्गों के साथ सबसे मजबूत सहानुभूति के रूप में वर्णित किया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं आपको उस व्यक्ति उनका नाम बताना है जिसने डिकेंस को ये कमेंट किया कि जो चार्ल्स डिकेंस हैं वो बहुत ही प्यार करने वाले हैं और गरीबों के साथ बड़ी मजबूती से अपनी सहानुभूति को रखने वाले हैं। इस रूप में क्वीन विक्टोरिया ने इनको वर्णित किया था, कमेंट दिया था। डिकेंस फर्स्ट नॉवेल, डिकेंस का पहला नॉवेल विच फोकस्ड ऑन द स्पेसिफिक सोशल इल्स बाज। डिकेंस का पहला उपन्यास जो सामाजिक बुराइयों पर केंद्रित था, फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक, विशेष रूप से सोशल इल्स का मतलब होता है सामाजिक बुराइयों पर बाज था, वो उनका कौन सा था, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। और अगला हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, हार्ड टाइम इज सबटाइटल्ड एज फॉर दिस टाइम, यानी कि हार्ड टाइम का सबटाइटल किसके रूप में है, तो इन फॉर दिस टाइम्स के रूप में इसको किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हार्ड टाइम एम्फेसाइजेज दी जो ह्यूमनाइजिंग होता है, डिह्यूमनाइजिंग एस्पेक्ट ऑफ। डिह्यूमनाइजिंग का मतलब होता है अमानवीय। ठीक है, तो चार्ल्स डिकेंस का ऐसा कौन सा नॉवेल था जिसमें अमानवीय पहलुओं पर जोर दिया, वो था इनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हार्ड टाइम किसके अमानवीय पहलुओं पर जोर देता है, बस जो चार्ल्स डिकेंस ने हार्ड टाइम लिखा, हार्ड टाइम में किसके अमानवीय पहलुओं पर जोर दिया गया है, तो वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का, आगे हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।